जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं। शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। मेरे नन्हे मुन्ने से मेरे चमन के बहार, बहार के चमन एकदम बहुत बढ़िया और बेहतरीन, लाजवाब हैं। आशा है भैया आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और वाकई में आप एक मेहनत तो कर रहे हैं। अच्छा, मेहनत से मेरा तात्पर्य होता है कि क्या मुझे बताओ, आप सभी लोग जितने सारे विषय पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ जो भी आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं उन्हें लगा रहे हैं, और जितना भी आप दिन में पढ़ते हैं क्या रात को सभी रिवीजन कर रहे हैं? एक बार फटाफट से बताओ। इस चक्कर में कोई भी मत रहो कि पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर रिवाइज कर लेंगे, मतलब वो कोई रिवीजन रह ही नहीं जाएगा। अभी पता है फिजिक्स में लगभग 3 साढ़े 3 महीने का समय लगेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं पहले पढ़ता चला जाऊं फिर रिवीजन कर लूंगा, तो ये जो चीज़ें आप अभी पढ़ रहे हो ना, ये आपको याद ही नहीं रह जाएंगे। आपको तो यही पता नहीं चलेगा कि मैंने इसमें ये क्यों लिखा था। बहुत सारी चीज़ें आप साइड में लिखते चल रहे होंगे अपने समझने के लिए। तो वो तभी संभव है कि जब आप हर दिन रिवीजन करते चलें। ऐसा आपको सारी चीज़ें अगर याद ही रखनी है तो वो केवल तभी पॉसिबल होगा जब आप हर दिन रिवीजन करो। और जो मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं उन्हें लगाओ, उसमें कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। उनसे विचलित मत हो कि भई यहाँ तो नए क्वेश्चन मिल रहे हैं यार। उनको लिखो, उनको कॉपी में लिखते हुए चलो और उनको बार बार याद करते हुए चलो। तो ये काम सभी करिए। अगर आप भी उनमें से हैं कि भाई जो मर्जी किया थोड़ा बहुत कर लिया, जो मर्जी किया जितना मर्जी किया कर लिया, जितना मन किया, तो भाई जितना मन एग्जामिनर का करेगा उतने ही नंबर देगा वो। फिर वो सिलेक्शन वाले नंबर नहीं आएंगे, फिर तो वो मन के हिसाब से ही नंबर आएंगे। तो आप अगर इनमें से कुछ भी चीज़ छोड़ते हुए चल रहे हैं, इनमें से अगर कोई भी चीज़ आप छोड़ते हुए चल रहे हो, तो ये मान लो कि फिर अभी आप सिलेक्शन की रेस में नहीं हो। अगर आपको सिलेक्शन की राह में आना है तो आप सभी को वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई हैं। ठीक है, चलो। तो बहुत ही बढ़िया, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है भाई। आप सभी के बड़े अच्छे अच्छे कमेंट हैं कि भाई मैं करता हूँ करता हूँ। आज तो मुझे कोई भी ऐसा कमेंट नहीं दिखा है। ठीक है अनूप, आप आ जाओ, कोई बात नहीं है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया और शानदार। चलो, क्या हो गया भाई, हट जा लाला। चलो शुरू करें। तो साथियों, कल हम लोगों ने शुरू किया था प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति। और प्रक्षेप्य गति में कल हमने काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ लिया था। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की थी। प्रक्षेप्य गति में, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने कवर किया कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, और इसका पाथ कैसा होता है, रास्ता कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स में से कौन सेम होता है, कौन अलग अलग होता है। उसके अलावा किस तरह का ये, मतलब मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, वो तमाम चीज़ें हमने इसमें कर दी थी। ठीक है भाई अनूप, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें की थी। अब देखो, आज हम शुरू करते हैं इसकी और थोड़ी सी कैलकुलेशन से। प्रोजेक्टाइल मोशन ही आज हम करेंगे। और प्रोजेक्टाइल मोशन में आपसे एक चीज़ पूछेगा कि मान लीजिए अगर ये एक वस्तु प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, एक प्रक्षेप्य गति एग्जीक्यूट कर रही है, तो ये हवा में कितनी देर रहेगी, ये हवा में कितनी देर रहेगी प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जीक्यूशन में। और हवा में जितनी देर ये रहती है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, कि इसका सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, कि भाई ये कितनी देर उड़ी, टंग लंग टंग, कितनी देर उड़ी। तो जितनी देर ये उड़ी होती है उस समय को निकालने का फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली आप याद रखेंगे, T बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। यू क्या है, आपने जिस वेलोसिटी से इसको फेंका है। थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ वेलोसिटी का जितना एंगल है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला हम याद करेंगे T बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। कोई समस्या वाली बात नहीं है, इसको तो हम याद कर लेंगे कि T बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब अगर वो पूछे कि बताओ टाइम पीरियड कब मैक्सिमम होगा, ये जो T बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी है, इसमें टाइम पीरियड कब मैक्सिमम होगा, कब समय अधिकतम लगेगा। मतलब वो चाह रहा है कि भाई तुम किसी भी बॉल को फेंको और जितनी वेलोसिटी से फेंक रहे हो उतनी से ही फेंको, बट क्या कुछ बदल कर आप ऐसा कर सकते हो कि बॉल ज़्यादा देर तक हवा में रहे, ज़्यादा समय तक हवा में रहे। अब आप देखो, उसने कह दिया कि भाई वेग तो उतना ही देना है जितना देना है, जी तुम बदल नहीं सकते, दो को तुम नहीं बदल सकते, क्या ऑप्शन है, केवल थीटा बदलना। तो लोगों ने ना थीटा बदल बदल के देखा, थीटा बदल बदल के देखा, और एक बार इस थीटा पे फेंका, मान लो 30 डिग्री पे, एक बार मान लो तो लगे, मान लो फॉर एग्जांपल 5 सेकंड, ये कहाँ से आया मैं जस्ट मान रहा हूँ, 30 डिग्री पे फेंका तो 5 सेकंड लगे। फिर लोगों ने फेंक के देखा 60 डिग्री पे,
तो 60 डिग्री पे मान लो 10 सेकंड लगे, फिर लोगों ने फेंक के देखा 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे सबसे ज़्यादा सेकंड लगेंगे, 15 सेकंड लगे मान लो फॉर एग्जांपल। तो आप ऐसे, ये तो बच्चों वाला तरीका हो गया यार, ये कोई स्टैंडर्ड तरीका थोड़ी है पढ़ने का। हम तो ऐसे पढ़ते हैं ना कि भाई थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की मान लो पूरी, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है, अधिकतम मान हो सकता है +1, और उसके लिए थीटा को कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री होना पड़ेगा। तो थीटा बराबर 90 डिग्री पर टाइम पीरियड क्या है, मैक्सिमम टाइम पीरियड विल बी एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड this would be for theta at theta equals to 90 degree, the time period will be maximum, time period will be maximum, and this would be maximum time period equals to, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा 2u/g। तो हमें ये चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है कि मैक्सिमम टाइम पीरियड 2u/g होता है, क्या ज़रूरत है यार, इतना तो हम डायरेक्टली ये मान सकते हैं कि भाई थीटा बराबर 90 डिग्री पर ये मैक्सिमम होगा, और उसको 1 रख दो तो 2u/g बच जाएगा। तो इनको हर चीज़ को थोड़ा ना हमें रटने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, इसको बोलते हैं रिलेटिंग मेथड, इसी से रिलेट करते चलो इसी को। चलिए ठीक है, अब वो आगे आपसे पूछेगा कि भाई एक बात बता कि तू जब इसको किसी एंगल थीटा पर फेंकता है तो टाइम पीरियड कितना होता है। तुमने कहा कि भाई टाइम पीरियड जो है ना थीटा पर, मान लो मैं लिख देता हूँ कि टाइम पीरियड एट एन एंगल थीटा इज 2u sin थीटा अपॉन जी। अब वो कहेगा कि अगर तू इसे थीटा के कॉम्प्लीमेंट पर फेंके, थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंके, यानी थीटा के पूरक कोण पर फेंके, जिस कोण पर अभी तू फेंक रहा है उसके पूरक कोण पर। अब कोई एंगल मान लो तुम्हारे पास है, मान लो 30 डिग्री है, तो इसका पूरक कोण क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, समझो। मान लो अभी तुम्हारे पास एक एंगल है 30 डिग्री, कोई तुमसे पूछे कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 60 डिग्री। क्यों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि जो एंगल है और जो एंगल पूछा जा रहा है उन दोनों को जोड़ के 1 आना चाहिए। तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 60 है और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री थीटा है, थीटा का पूरक 60 है और 60 का पूरक थीटा है। पूरक का मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भरता, और निर्भरता किस बात की है, 90 डिग्री बनाने की। ठीक है, तो अगर केवल 30 हो और 90 डिग्री बनाना हो तो उसे 60 की जरूरत पड़ेगी, अगर केवल 60 हो उसे 90 डिग्री बनाना हो तो उसे 30 की जरूरत पड़ेगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कि उसमें आप कुछ वैल्यू जोड़ें और 90 आंसर आ जाए। अब भैया थीटा में कितना जोड़ूं कि 90 आ जाए, यार ये कैसे पता लगेगा, देखो चलो यहाँ तो नंबर की भाषा में हम आराम से समझ में आ जाता है, लेकिन अगर केवल इतनी बात हो कि भाई बताओ थीटा 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो असल में 60 जो आया है ना वो कैसे आया है, 90 में से 30 माइनस करके आया है, तभी तो 60 आया है। ऐसे ही मतलब अगर हमें कोई भी एंगल दिया है तो उसे 90 में से माइनस कर दो, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाता है। 90 माइनस थीटा जो भी मिलेगा उसको हम थीटा डैश कह देते हैं, या हम कहेंगे भाई थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा होगा, और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री थीटा होगा। ये बात समझ आई। तो वो कहेगा कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर टाइम पीरियड बताओ, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर यानी कि पूरक कोण पर टाइम पीरियड बताओ, पूरक कोण पर टाइम पीरियड। तो बड़े आराम से निकाल देंगे हम, भाई हम कहेंगे थीटा की जगह रख दो 90 माइनस थीटा, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड इसको ना डैश मान लेते हैं या टी एट 90 माइनस थीटा मान लेते हैं, ठीक है, इसका पूरा नाम लिख देते हैं टी एट 90 माइनस थीटा। तो 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी, और टी एट 90 माइनस थीटा आ जाएगा 2u भाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो ये तो हो गया टाइम पीरियड एट एन एंगल थीटा, और ये हो जाएगा भैया जी टाइम पीरियड एट एन एंगल 90 माइनस थीटा। इसको बड़ा आराम से आप लोगों को कर सकता, 2u cos थीटा अपॉन जी, ये बड़ा मुश्किल बात नहीं होता। अब एग्जामिनर आपसे और पूछेगा कि बताओ भैया इनका रेशियो क्या होता, अब वो कहेगा कि एंगल थीटा और उसके कॉम्प्लीमेंट्री का रेशियो बता भाई, या उल्टा भी कह सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री और उसके एंगल का रेशियो बता, तो कैसे भी पूछ लेगा। अब भैया जी टी एट थीटा आता 2u साइन थीटा अपॉन जी, और टी एट 90 माइनस थीटा आता 2u cos थीटा अपन जी।
जी से जी कटता, 2u से 2u कटता, साइन बटे कॉस से क्या आता, टेन आता। यानी कि टाइम पीरियड एट थीटा, टाइम पीरियड एट 90 माइनस थीटा, इसका रेशियो क्या बनता, टेन थीटा बनता। तो बोलो सब याद कर लेता। तो इसको आप चाहें तो एग्जाम में, हाँ, ऐसी चीज़ों को भले ही आप ड्राइव भी करके देख सकते हैं ना। ड्राइव करने में अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, कंसेप्ट क्लियर है, तो 5 सेकंड लगेंगे, टक से ड्राइव हो जाएगी। सब बच्चों ने बता दिया भाई, मनीष है, अंशिका है, लक्ष्मी है और भास्कर भाई हैं, सभी ने बता दिया है। बताओ एक बार, सभी को क्लियर है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ बढ़िया है, ये बढ़िया आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखो, जैसे आपसे वो बोलेगा कि आ, हाँ, यहाँ तो चलो उसने डिवाइड के लिए बोल दिया, हो सकता है वो मल्टीप्लाई के लिए भी बोल दे। जैसे क्वेश्चन आया, एयरफोर्स में भी आया हुआ सवाल है ये नेवी में भी है और आईसीजी में भी है। ये कहेगा कि इन दोनों उड्डयन कालों का गुणनफल बताइए। यानी कि दो, और ये कौन कौन से उड्डयन काल हैं, ये वही उड्डयन काल हैं। एक तो आपका 90 माइनस थीटा पर है और एक थीटा पर है। एक बार रेशियो पूछ लिया, रेशियो कब पूछा है, एयरफोर्स 27 सितंबर 2025 शिफ्ट 3 में। ये अभी का पूछा हुआ सवाल है महाराज जी, इसी बार का पूछा हुआ सवाल है। तो इस क्लास का यही मजा है कि साथ के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो या तो वो रेशियो पूछ लेगा या कई बार प्रोडक्ट भी पूछ लेता है कि जो दो टाइम पीरियड आए हैं इनकी प्रोडक्ट बताओ। तो ठीक है, इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर ही, तो इनकी अगर आप प्रोडक्ट बताओगे उसे, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, टी एट थीटा इंटू टी एट 90 माइनस थीटा। वहाँ पीडीएफ में मैंने इसको T1 इसको T2 मान लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आपको आंसर करना होता है। तो टी एट थीटा कितना आया है भाई, 2u साइन थीटा अपॉन जी, और ये कितना आया है, 2u कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, अच्छा, तो ये हो जाएगा, एक सेकंड रुको। अच्छा, अभी तुमने रेंज पढ़ी नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं आपको आगे बता दूंगा अभी। तो ये हो जाएगा 2 to the 4, या इसको ऐसे लिख लो, एक सेकंड, अरे कहाँ गया भाई, एक सेकंड रुक जाओ बच्चों। हाँ, देखो ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि टंग टडंग डंग डंग। देखो, हमें पता है कि भाई साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो 2 sin थीटा कॉस थीटा की जगह मैं sin 2 थीटा लिख सकता हूँ, यानी 2 sin थीटा कॉस थीटा की जगह मैं कितना लिख दूंगा, sin 2 थीटा। तो लिखो sin 2 थीटा, ये तो चला गया, ये तो चला गया, अब कितना बचा, 2u स्क्वायर, यहाँ बचा 2u स्क्वायर अपॉन में, और ये बचा जी का स्क्वायर। अब देखो, एक फॉर्मूला होता है रेंज का, वो हम आगे पढ़ेंगे, आप में से जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हो वो समझ जाएगा, बट आगे हम पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना याद रखना कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्त, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, और एक जी की जगह मैं रेंज लग सकता हूँ। तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, एक यू बच जाएगा, और नहीं, यू नहीं बचेगा, यू तो पूरा चला जाएगा, है ना।
यू तो पूरा चला जाएगा, इसकी जगह मैं पूरा रेंज रख सकता हूँ 2/g और ये रेंज बच जाएगा। यानी कि आप इन दोनों टाइम पीरियड के प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हो, 2r/g। ये मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या होता है, अभी बस मान लीजिए इसको। तो ये टाइम पीरियड जो है रेंज की फॉर्म में बन जाता है। तो दो टाइम पीरियड के प्रोडक्ट को आप क्या लिख सकते हो, 2r/g। ये आपको अभी थोड़ा कम समझ में आएगा क्योंकि आपने रेंज को नहीं पढ़ा हुआ। जैसे ही आप रेंज को, अभी अगला टॉपिक हम रेंज ही पढ़ेंगे, उसके बाद मैं फिर से एक बार इसको बता दूंगा, आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इसको याद रखो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सोचो ना, टाइम पीरियड को रेंज की फॉर्म में लिख दे रहे हो आप, तो इससे अच्छा फैक्टर कहाँ बनेगा। ऐसे ही सवाल एयरफोर्स पूछता है। हम लोग सोचते हैं कि उड्डयन काल से सीधा सवाल कुछ पूछ लेगा, रेंज से कुछ सीधा सवाल पूछ लेगा, लेकिन वो हमेशा खुरापाती दिमाग है। वो कुछ ना कुछ कोशिश करता रहता है कि चीज़ तो वही रहे, लेकिन मैं उसको जितना हो सके मिक्सअप कर दूं, जितना हो सके उसको थोड़ा सा मुश्किल बना दूं, वो ये कोशिश करता रहेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चला जाए। अब वो आपसे पूछेगा, ये तो हो गई टाइम पीरियड की बात और टाइम पीरियड से जुड़े हुए तमाम सवालों की बात। अब वो आपसे कहेगा कि ये बॉल है और तुम्हारे हिसाब से इसको इस वेलोसिटी से फेंकने पर ये बॉल मान लो यहाँ जाकर गिरी है, तो इसकी जो रेंज है, इसकी जो दूरी है, अधिकतम क्षैतिज दूरी, वो कितनी है। देखो, जो अधिकतम क्षैतिज दूरी होती है, क्षैतिज दूरी जो होती है, उसको बोलते हैं हम रेंज, यानी कि परास, कि क्षैतिज दिशा में ये कितना जाकर गिरी। और परास को हम दिखाते हैं आर से, ये वही परास है जिसकी मैं पीछे बात कर रहा था। तो परास का फॉर्मूला होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है भाई, जो मैंने आपको पीछे बताया, u² साइन 2θ अपॉन जी। ये हो गया रेंज का फॉर्मूला। अब फिर से वही उसकी कहानी कि बताओ इसको 90 माइनस थीटा पे कितनी हो जाएगी। तो देखो, अगर हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर देखते हैं तो रेंज को आर डैश मान लेते हैं ना, क्योंकि वहां पे 90 माइनस थीटा लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो आर डैश मान लेते हैं 90 माइनस थीटा पे, और आर डैश निकाल के देखते हैं कितनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा u² साइन 2 इंटू थीटा की जगह 90 माइनस थीटा अपॉन में जी। ठीक है, तो आर डैश बराबर u² और साइन 2 की गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 180 माइनस 2θ अपॉन में जी। और अगर हम यहाँ इसको सॉल्व करें, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ, तो आर डैश बराबर हो जाएगा u², और अगर आपने पढ़ा हो तो साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही रहता है, यानी 180 में से माइनस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन थीटा का जो भी है, यहाँ 2 है 4 है, वो ऐसा ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई जी। यानी कि मुझे एक चीज समझ में आई यार, ये तो बड़ा गजब का कंक्लूजन निकला है। क्या कंक्लूजन निकला, कि चाहे तुम थीटा एंगल पर फेंको, चाहे तुम 90 माइनस थीटा पर फेंको, भाई ये तो सेम दूरी पर जाकर गिरेगी। यानी कि ये क्या कह रहा है कि अगर यहां से तुमने अभी इसको 30 डिग्री पर फेंका है और ये इतनी दूरी पर जाकर गिरी है, अब अगर तुम इसे 60 डिग्री पर फेंकोगे तब भी ये इतनी ही दूरी पर जाकर गिरेगी, यहीं जाकर गिरेगी। बात समझ आई। यानी कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर फेंके जाने पर रेंज बराबर होती है, परास बराबर होती है। इतनी गजब की बात है भैया, इतनी गजब की बात है। अब इसमें से और क्या खुरापात करेगा। मतलब तुम सोचो ना, किस तरह, कितने तरह के क्वेश्चन नहीं बना सकता वो। भाई पहला क्वेश्चन वो यही बोल देगा कि बताओ रेंज किन दो एंगल्स पे बराबर होती है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बराबर होती है। या पूछ लेगा कि एक एंगल थीटा है, एक एंगल 90 माइनस थीटा है, इन पर रेंज क्या सेम होंगी या नहीं होंगी, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो जब हमारा कंसेप्ट क्लियर है ना, हम किसी भी तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर वही कलाकारी तो वो जरूर करेगा, वो कहेगा कि दोनों का डिवाइड करके बताओ, दोनों का रेशियो बताओ। भाई दिक्कत क्या है, बता देंगे यार। भाई हमें तो कैलकुलेशन बड़े आराम से आती है। मैं लिखूंगा भैया जी, जब दोनों सेम हैं, एक बात बताओ कि यार ये भी यही है और 90 माइनस थीटा पर भी यही है, तो ये तो सेम है ना सब कुछ। जब सेम है तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। यानी कि जितनी रेंज इस पर होगी और जितनी रेंज 90 माइनस थीटा पर होगी, इन दोनों का रेशियो कितना रहेगा, इन दोनों का रेशियो 1 रहेगा। ये लो, यानी कि इसको थोड़ा सा अगर आप यहाँ ले जाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो आर बराबर आर डैश हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, बताइए जल्दी से कि हाँ जी भैया मुझे आपकी बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़े आराम से हम इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो मतलब देखो, अब तुम क्या इतना सारा रटोगे क्या? इन्हें मत रटना यार, ये सेकंडों की चीज है। बस आप इतना याद रखो कि भाई रेंज का जो फॉर्मूला है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, बस। अब इसमें कुछ भी पूछे तुमसे कि इसके कॉम्प्लीमेंट पे बताओ, कॉम्प्लीमेंट का रेशियो बताओ, कॉम्प्लीमेंट की मल्टीप्लाई बताओ, कुछ भी बताओ, है ना। आगे एक चीज और पूछ सकता है, वो कहेगा कि देखो तुम किसी वस्तु को फेंक रहे हो, ठीक है, ये जा रही है, तो मैं चाहता हूं कि किसी ऐसे एंगल पे फेंको कि ये ज्यादा से ज्यादा दूरी पर जाए। जैसे भाई तुमने ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई की चाहत की थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी की भी चाहत करोगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा दूरी की चाहत कौन करता है? आप देखो ना, भाला फेंकने वाला खिलाड़ी, जेवलिन थ्रो वाला, अपने नीरज चोपड़ा जी, देश का नाम रोशन करने वाले, वो क्या चाहेंगे कि भाला दूर तक जाना चाहिए। एक हाई जंप वाला खिलाड़ी, एक लंबी कूद वाला खिलाड़ी क्या चाहेगा कि वो ज़्यादा लंबा कूदे। तो इन सब के लिए उसको एंगल को कितना रखना पड़ेगा? उसे एंगल को 45 डिग्री रखना पड़ेगा, तभी तो वो ज़्यादा कूद सकता है, तभी तो वो उसकी आर मैक्सिमम हो सकती है। अब कैसे 45 डिग्री हो सकता है भाई? मैं यहाँ से देखूंगा कि देखो, मुझे तो इसे मैक्सिमम करना है साइन 2 थीटा को, और साइन की कोई भी वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है। अब एक बात बताओ कि 1 साइन में कितने की वैल्यू होती है? 90 डिग्री की। साइन से साइन कंपेयर होगा, ये कभी कटता नहीं है। तो 2 थीटा 90 आ जाएगा, और थीटा कितना आ जाएगा? 2 से 45 बार, तो थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कि मैं इनको या इसको चेंज नहीं करना चाहता, मैं तो एंगल को चेंज करना चाहता हूं। तो भाई आप 45 डिग्री पर फेंको। ये तो बहुत सस्ता सवाल है, ये एयरफोर्स में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। एयरफोर्स पूछता है इस तरह के सवाल। ठीक है, तो ये हम कर देंगे। प्रक्षेप्य की परास है, मैक्सिमम कब होगी, इसके कॉम्प्लीमेंट पे क्या होगी, रेशियो 1:1 आ जाएगा। यहां तक चलो क्लियर हो गया, ठीक है। बताइए जरा एक बार थम्स अप करो। ठीक है भाई, रेंज केवल कॉम्प्लीमेंट एंगल पर ही सेम है या सभी एंगल पर सेम होती है? देखो भाई सतवीर, ऐसा है बाबू कि जब भी मन में कोई सवाल आए, तो जो आप पूछ रहे हो उसे एक बार खुद भी करके देख सकते हो। भाई करके देखने में कितनी सी देर लग रही है यार? अगर वैसे तो ये कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, अगर आपको लग रहा है तो करके देख लो यार। रेंज दो एंगल पे निकाल के देख लो। सतवीर भाई का कहना है कि भैया रेंज केवल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे ही सेम होगी या हर एक एंगल पे सेम होगी? अरे भाई रेंज का फॉर्मूला तुम्हारे पास है यार, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। रख दो इसमें दो एंगल, मान लो कोई भी, अगर तुम्हें ज़्यादा ऐसे लग रहा है तो। मान लो एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है, ये कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है? कॉम्प्लीमेंट पर तो सेम होती है मैंने कहा, बट अगर नहीं लग रहा है तो ऐसे कर लो। अब 30 डिग्री पे कितनी हो जाएगी यार? एक बात सोचो ना तुम, मतलब तुम ये सोच भी कैसे सकते हो भाई? चलो मान लो ये वैल्यू सेम होंगी दोनों केस के लिए, यहाँ कितना बन जाएगा? 30 दूनी 60, यहाँ बनेगा साइन 60, ठीक है, और इसके लिए 45 दूनी 90। क्या साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू सेम हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो आपके मन में अगर कुछ भी आता है तो उसे भक्क से एकदम ऐसे हर किसी से पूछो मत। पहले ये देखो, क्या मैं इस समस्या का खुद समाधान कर सकता हूँ? उससे क्या फ़ायदा होगा? मान लो कल को यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। अच्छा, मैं इसके लिए तुमसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिन्हें आप खुद से कर सकोगे। भाई इतना गहराई में हमने पढ़ लिया, अब तो आप इसको खुद से कर सकते थे। इसीलिए मैं आपसे उम्मीद भी कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसा सवाल होता जो वाकई में पूछने लायक होता और मेरे मतलब का होता, तो मैं ज़रूर बताता। बट मुझे लगा यार इतना तो मैंने तुम्हें इस लायक तो बना ही दिया है कि भाई तुम इसे सॉल्व खुद से कर सकते हो। उससे क्या होगा कि तुम एग्जाम में आने वाली नई तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लायक बनोगे। देखो भाई, एग्जाम के सारे क्वेश्चन हम एज इट इज़ कवर नहीं कर सकते हैं, और मैं नहीं, इस दुनिया में जो भी महान फिजिसिस्ट हुए हैं वो भी कवर नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो घुमा फिरा कर पूछी जाएंगी। जैसे मान लो सतवीर भाई यही सवाल आ जाए कि क्या रेंज हर एक एंगल पर समान होती है, तो आपको इसे जितना हमने पढ़ा है उसमें से ही करना है। ऐसा नहीं सोचना अरे मास्टर जी ने तो पढ़ाया ही ना यूं यार, यार यूं कैसे कर देंगे, नहीं। जितनी हमने थ्योरी पढ़ी है आप उससे पढ़ के इस लायक हो गए हो, ठीक है भाई। तो आपको पहले खुद ट्राई करना चाहिए, है ना, सोचने लायक बनना चाहिए उस लायक। तो ये बड़े आराम से कोई भी सोच के कर सकता है यार। चलो भाई, अब अगला मुद्दा इसमें, अब क्या क्या पढ़ लिया हमने? हमने पढ़ लिया रेंज, पढ़ लिया, हमने पढ़ ली हाइट, किसी को कोई समस्या नहीं है। अब अगला मुद्दा पढ़ेंगे हम टाइम पीरियड। बस मैं चाय का एक घूंट लगाऊं और फिर आपको लेकर चलूंगा। हम्म, जितेंद्र भाई मैं ना डाल देता हूँ ग्रुप में आपकी प्रॉब्लम, और सर जो है वो उसको देख लेंगे।
कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी समस्या को अपने टीचर्स के ग्रुप में डाल देता हूँ। ये लो सर, जो है उसको देख लेंगे। चलो अब चलें जरा आगे, है ना। चलो भैया, अब आपसे एक चीज पूछेगा कि यार एक बात बता भाई, कि तुमने किसी वस्तु को फेंका। अब भैया अगले मुद्दे को बड़े ध्यान से सुनना। अब जो मुद्दा शुरू होने जा रहा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ध्यान से सुनना इस बात को, इसमें बड़ा आदमी कंफ्यूज रहता है। वो पूछेगा कि देख भाई ऐसा है, तुमने किसी वस्तु को फेंका और ये कितने डिग्री के एंगल पे फेंकी, किसी पे भी फेंकी, और इसने एक रास्ता तय किया। अब मुझे बता कि इस वस्तु के द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई क्या है। या सिंपल पूछेगा पहले, सिंपल, इस वस्तु के द्वारा तय की गई ऊंचाई क्या है, उसका सूत्र बता। अधिकतम अधिकतम नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है तू मुझे इतना बता दे बस कि इस वस्तु के द्वारा तय की गई ऊंचाई क्या है। अच्छा देखो, जब बात थी रेंज बताने की, तो ऐसा तो था नहीं कि रेंज का मतलब ये होता है कि यहां से यहां तक बता, नहीं। रेंज का मतलब ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि यही बतानी है, मतलब एक ही आंसर बताना है। जब बात आई थी टाइम ऑफ फ्लाइट की, तब भी ये था कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि पूरी वस्तु जब यहां से यहां तक का टाइम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसा नहीं है टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि यहां से यहां तक का टाइम बताओ या यहां से यहां तक का टाइम बताओ, नहीं। तो जब रेंज और टाइम बताने की बारी थी तो उत्तर एक एक थे, हमने बता दिए। अच्छा, उसको अगर मैक्सिमम करना है तो भी बातें बता दी, और कॉम्प्लीमेंट पे निकालना था तो भी बातें बता दी, बड़ी आसान सी बात है। ठीक है, लिपुरा रहेगा अभी तो भाई, रहेगा। अच्छा जी, अब मुद्दा क्या है, वो आपसे पूछ रहा है कि हाइट बताओ। अब हमने पूछा कहाँ, उसने कहा कहीं भी बताओ। अब यार ये तो बड़ी समस्या की बात है भाई, हाइट मैं यहाँ बताऊँ तो इतनी है, अलग है, यहाँ बताऊँ तो इतनी है, अलग है, यहाँ बताऊँ तो इतनी है, अलग है, यहाँ बताऊँ तो इतनी है, अलग है। मतलब ऐसे तो मुझे एक जनरलाइज फॉर्मूला बताना पड़ेगा, और ऐसा कोई फॉर्मूला मेरे पास नहीं है कि जो मुझे किसी भी रास्ते पर हाइट बता सके। मैंने कहा भाई मेरे बस की नहीं है, मेरे पास नहीं है ये फॉर्मूला। वो कहेगा चल एक काम कर कि इस रास्ते की मैक्सिमम हाइट बता दे। तो देखो, जनरल हाइट का कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता, आप ये बात समझो। उसने कहा कि इस रास्ते की जो सारी हाइटों में मैक्सिमम हाइट है, तू मुझे उसी का फॉर्मूला बता दे। तो मैक्सिमम हाइट कौन सी होगी, ये तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि उसका उसका एक उत्तर हो सकता है। मैं कहूंगा हाँ देखो, मैक्सिमम हाइट यहाँ है इसकी, ये एक उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला होगा, अगर तुमने इसको थीटा एंगल से फेंका है तो ये होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये होता है हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, वो जैसे रेंज को पढ़ा, जैसे टाइम को पढ़ा, वो ऐसे ही पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और इसको अगर मैक्सिमम करना है तो थीटा बराबर 90 डिग्री रख दो। अरे भैया मेरे, तुम ये कह रहे हो हाइट का फॉर्मूला है, कहाँ की हाइट है? क्या भैया जी ये यहाँ की है मान लो, तो मैं पूछूंगा अगर तुम इस फॉर्मूले को यहाँ की हाइट का कह रहे हो, तो अगर मैं यहाँ की हाइट तुमसे पूछूं तो क्या इस फॉर्मूले में कोई चेंज है? यू चेंज है नहीं, थीटा थीटा तो ये है भाई, यहाँ का कोई थीटा थोड़ी है। थीटा तो शुरू का है, शुरू में मान लो तुमने 30 डिग्री पे फेंक दिया, तो वो तो इसके लिए भी 30 डिग्री है, इसके लिए भी 30 डिग्री है, जी की वैल्यू दोनों के लिए बराबर है। तो भैया इस हिसाब से तो इस पॉइंट पर भी इस पॉइंट पर भी आंसर सेम आएगा, लेकिन हाइट तो यार दोनों में अलग अलग है। आप ये बात समझे कहाँ गड़बड़ करते हो? तो हम ये जो फॉर्मूला पढ़ते हैं ये हाइट का फॉर्मूला नहीं है, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। अभी रुक जाओ, तुम्हारे दिल पे दर्द हो रहा होगा, भैया पर मैंने तो पढ़ा था कि थीटा बराबर 90 डिग्री पर हाइट मैक्सिमम होती है। अरे चलेंगे, रुको उस बात पे भी, पहले इस बात को बताओ कि जी हाँ मुझे ये बात समझ में आ गई है आपकी, कि हाइट मैक्सिमम जो होती है वो थीटा बराबर, अभी ये हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला है। इतनी बात बताओ, पता है ये कौन सी हाइट मैक्सिमम है? अब सुनो मेरी बात, तुमने जो पढ़ा है और ये जो है इनमें क्या समानताएं हैं और क्या अलग है। ये क्या कह रहा है फॉर्मूला तुमसे, कि तुमने ना एक बॉल है और बॉल फेंक दी। अब बॉल फेंक दी तो किसी एंगल पे फेंकी होगी, चाहे 30 45 60 किसी एंगल पे।
अब एंगल तो हाथ में तुम्हारे कंट्रोल करना है नहीं भाई, फेंक दी तो एंगल तो खत्म हो गया ना, 30 डिग्री पे फेंक दी तुमने। अब तुम्हारा दोस्त तुमसे कहे कि बता ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी, तो क्या तुम उसके एंगल को अब चेंज कर सकते हो? बॉल तो हवा में है, टुकुर टुकुर देख रहे हो बे तुम, क्या उसका एंगल को चेंज कर सकते हो? नहीं, जो एंगल है उसी पे मैक्सिमम हाइट बताओगे, तो इसको चेंज नहीं कर सकते हो। अब तो भैया इसमें कुछ चेंज ही नहीं हो सकता, बस ये तो अब भगवान भरोसे जा रही है, जितनी ऊंचाई जाएगी जाएगी, बस तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। तुम चाहो अपनी तरफ से कि मैं इसको और बढ़ा दूं ना, अब नहीं बढ़ा सकते हो, अब तो बॉल चली गई। तो ये वो हाइट है मैक्सिमम जब तुमने बॉल को किसी एंगल पर फेंक दिया, ठीक है। लेकिन दूसरा केस उठाते हैं, अभी बॉल मान लो तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारे दोस्त ने कहा कि बेटा इसको ऐसे फेंक, भाई मेरे इसको ऐसे फेंक कि ये मैक्सिमम हाइट तक जाए। तो मुझे तुम खुद बताओ कि तुम कैसे फेंकोगे। चलो मैं पहले चित्र बना के दिखाता हूँ, चित्र से ही समझ में आएगा, गणित तक तो जाने की भी जरूरत नहीं है। देखो भाई, तुम कहोगे कि यार तुमने सोचा अगर मैं इसको यार 30 डिग्री पे फेंकूंगा तो ऐसे जाएगी, 60 पे फेंकूंगा तो ऐसे जाएगी, है ना। हालांकि 30 और 60 पे रेंज सेम रहेगी, लेकिन 60 पे हाइट ज़्यादा हो जाएगी, 30 पे ये हाइट है, अब मुझे हाइट से मतलब है, 60 पे ये हाइट है। आपको लगा यार एंगल बढ़ाने पे हाइट बढ़ रही है, तो कितना एंगल मैक्सिमम बढ़ा सकते हो भैया? 90 डिग्री एंगल मैक्सिमम बढ़ा सकते हो तुम। और ये तो मतलब यार सिंपल सी बात है, किसी बच्चे से भी पूछोगे कि बॉल को ऐसे फेंकेगा तो ज़्यादा हाइट पे जाएगी या बिल्कुल सीधा फेंकेगा, तो यार बिल्कुल जब सीधा फेंकोगे उतनी ही ताकत से, उतनी ही गति से, वेलोसिटी से, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगी। ऐसे ऐसे करके 90 डिग्री पर फेंकोगे तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे जाएगी। अब ये कौन सी हाइट मैक्सिमम है? ये हाइट मैक्सिमम है जब तुमने एंगल चेंज किया और कितना रखा, थीटा 90 डिग्री रखा। तो एक दूसरी हाइट मैक्सिमम होती है कब? जब थीटा कितना होता है, जब थीटा को 90 डिग्री कर दिया जाता है, तो दोनों ही हाइट मैक्सिमम है। अब ये वाला सूत्र तब लगाना जब थीटा दे रखा हो। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, अच्छा पहले इसको कर लो, कितनी हो जाएगी हाइट मैक्सिमम? तो भैया ये हो जाएगी, अगर तुम थीटा 90 रख दोगे तो साइन 90 1 हो जाएगा, और ये बचेगा यू स्क्वायर बाई 2g, तो हाइट मैक्सिमम हो जाएगी यू स्क्वायर बाई 2g, है कि नहीं। अब एक बच्चा क्या कहता है, जैसे कई बार ना वो सवाल पूछता है, मान लो उसने सवाल पूछा, एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लो, वो कहेगा कि किसी वस्तु को 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री के एंगल पे फेंका जाता है और उसकी हाइट मैक्सिमम बताइए, और वो दे देता है कि चलो जी की वैल्यू 10 ले लो, ठीक है। तो एक बच्चा क्या दिमाग लगाता है, जब वो 11वीं कक्षा में होता है या प्रोजेक्टाइल को ऊपर ऊपर से पढ़ता है, वो कहता है ओ भैया हाइट मैक्सिमम के फार्मूले में तो जो है ना थीटा आवे भी ना है, थीटा दे भी रखा होगा ना तो उसको इग्नोर कर दो, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। वो ये कह देता है, अरे भैया महाराज, अगर थीटा देकर वो हाइट मैक्सिमम पूछ रहा है तो वो इसके इसकी बात कर रहा है। वो तो कह रहा भैया थीटा तेरे हाथ में नहीं है, बॉल तो फेंक गई 30 डिग्री पे। तो तुम ज्यादा दिमाग लगा के ये ना कहना कि भैया इसमें तो थीटा आएगा ही नहीं, ना भैया ना, फिर ये सूत्र लगाओगे। दोनों ही हाइट मैक्सिमम के फॉर्मूले हैं, समझ गए। तो आप क्या कहोगे कि भैया मैं सूत्र लगाऊंगा जिसमें थीटा है, यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये यू का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, इंटू साइन स्क्वायर थीटा 30 डिग्री, और जी का मतलब 10 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 40, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 से आ जाएगा 10। तो हाइट मैक्सिमम जो है वो हो जाएगा आपका 10 मीटर, ठीक है। बहुत सारे तोपचियों ने अच्छा मैंने इसमें 2 नहीं लिया ना, हाँ 2 भी ले लो, ठीक है। यहाँ ले लो, डिवाइड में 2, डिवाइड में 2, तो 2 से 5 बार कट जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा 5 मीटर। The answer would be 5 मीटर। बोले क्लियर होता, एक बार सभी बता था कि भाई भैया हमको क्लियर हो जाता, अब कौन सा सूत्र हम लगा था, ये हमको अच्छे से समझ में आता।
चलो बहुत मजा आता आपकी क्लास में, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो भास्कर, थैंक यू भाई, आपकी क्लास है भी बोरिंग नहीं लगती। तो पता है ये मतलब देखो ना कैसी कैसी चीजें हैं, अगर तुम गहराई में ना पढ़ो तो गलती करोगे कि नहीं करोगे। और आपकी गलती नहीं है यार, लगता ही ऐसा है, 11th क्लास में मैं भी गलत करता था इसको। ये जो जुगाड़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं गड़बड़ कर देता था। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद करता था कि अरे यार थीटा तो भैया 90 डिग्री होता है तो इग्नोर दे दो, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। जब एक्स्ट्रा डेटा क्वेश्चन में देता है और वो यूज़ नहीं होता, हम मास्टर जी से पूछते थे सर ये क्यों दिया है, तो वो यही कहते थे कि भैया कंफ्यूज करने के लिए है। तो जब हम घर आके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, खुद गलत कर रहे हैं और कह देते थे मास्टर जी वाली बात कि भैया कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज है ना, तो ये गड़बड़ हो जाती है। अब चलो ठीक है, ये हो गया भैया, यहाँ हो गई मैक्सिमम, हो गई सिंपल हाइट का फॉर्मूला, हो गया मैक्सिमम, हो गया। अब फिर उसका वही गाना कि बताओ भैया कंप्लीमेंट्री एंगल पे कि कंप्लीमेंट्री एंगल का रेशियो क्या होता है। और ये भी इस बार के एयरफोर्स में आया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर क्या रेशियो होता है। बहुत मज़ा आ रहा है आपकी क्लास में, थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत शानदार, थैंक यू अक्षित विजय भाई। असल में मेरा देखो तरीका थोड़ा सा ऐसा है कि चीज़ें जो है आप बहुत आसान भाषा में, जितनी आसान भाषा में सीखें और हंसी मजाक वाले वे में सीखें, वो कभी आपको ना बोरिंग ना लगे। मतलब मेरी कोशिश ये होती है कि यार आप सब ना इंतजार करें क्लास का, और मैं खुद इंतजार करूं आप सभी के बीच में आने का, तभी तो वो चीज़ इंटरेस्टिंग होगी। जिस काम को करने का हम खुद इंतजार करें, और मान लो उस काम पर मौजूद पहले से लोग हमारा इंतजार करें कि यार उसके आने से ये काम आसानी से हो जाएगा। एक छोटा सा कार्य ही तो है ये, पढ़ना अपना सीखना। तो जब ऐसा सिचुएशन बन जाए ना, तब मान लेना कि वो काम कभी मुश्किल हो ही नहीं सकता। तब तो मतलब हमारे लिए एक वो इंटरेस्ट हो गया, हमारा एक रुचि हो गई, और जिस चीज़ में हमारी रुचि है उसको तो हम कैसे भी कर जाते हैं। 3-3 घंटे की फिल्म हम ऐसे देख लेते हैं, पता भी नहीं चलता है ना। चलो भैया, तो अब फिर से वही उसका गाना है कि देख भैया, हाइट जो है मैक्सिमम किसी एंगल थीटा पर, वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब वो कहेगा ये तो थीटा पर है, अब वो पूछेगा तुमसे कि बताओ इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बताओ, 90 माइनस थीटा पर बताओ। और 90 माइनस थीटा पर हाइट मैक्सिमम को मैं एच डैश मैक्सिमम लिख देता हूँ। तो 90 माइनस थीटा पर एच डैश मैक्सिमम पर क्या लिखोगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, देखो थीटा की जगह लिखोगे तुम 90 माइनस थीटा अपॉन में 2g। ठीक है, अच्छा, एच डैश मैक्सिमम तुम लिखोगे यू स्क्वायर, और अब तुम इसको क्या लिखोगे, देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, और ये हो जाएगा 2g। अब इन दोनों का अगर तुम डिवाइड करोगे, यानी कि एच मैक्सिमम का और एच मैक्सिमम उसके कॉम्प्लीमेंट पर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। 2g से 2g कटेगा, u से u कटेगा, तो साइन बटे कॉस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, है ना। यानी कि h एट मैक्सिमम अपॉन h एट मैक्सिमम का डैश, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो देखो वो होता था 10 थीटा, अगर आपको याद हो हमने जो फॉर्मूला देखा था टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो T1 बटे T2 क्या था, मतलब T1 T2 क्या है, ऐसे मान लो, या T और T डैश मान लो, T और T डैश ये थे 10 थीटा, है ना। और अगर रेंज का फॉर्मूला हम देख रहे थे तो ये था 1, मतलब इनके कॉम्प्लीमेंट पर ये थीटा है 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, तो इन सबको भी एक बार हमें बना के चलना है। चलो बहुत सारा प्यार है भाई आप सभी का, अर्पित भाई, मज़ा तो हर क्लास में आता है लेकिन आपकी क्लास में ज़्यादा आता है, थैंक यू थैंक यू। हरिओम भाई, नज़दीक मेट्रो स्टेशन आपको नॉलेज पार्क 3 मिलेगा, सॉरी नॉलेज पार्क 3। थैंक यू भाई आदर्श, थैंक यू। आरती आप 2 घंटे की क्लास रखा करो, असल में मेरे ऑफिस का टाइम हो जाता है ना 9 बजे से, लेकिन कोई बात नहीं है, हम 1-1 घंटे की क्लास के हिसाब से भी बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, अपना समय से सिलेबस ख़त्म करेंगे, उसकी तो चिंता ही मत करो। चलो, तो आप सभी का हमेशा बहुत सारा प्यार होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, मतलब आप सभी के जो पॉजिटिव कमेंट होते हैं ना, उसके बाद मेरी जिम्मेदारियां मुझे और बढ़ती नज़र आती हैं। हाँ विष्णु, बिल्कुल हो जाएगी भाई। चलो, तो ये हमें बड़े अच्छे से समझ में आ गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सिंपल भाई, दोनों का हम रेशियो निकालेंगे और ये 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
तो रेशियो क्या हो जाता है, tan स्क्वायर थीटा रेशियो 1। और ये देखो अभी 26 सितंबर 2025 की परीक्षा का सवाल है, अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई है ये उसका सवाल है। एयरफोर्स 26 सितंबर 2025 की परीक्षा का सवाल है कि H1/H2 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा रेशियो 1। चलो भाई ये बात मुझे समझ में आ गई है। अब देखो एक सवाल आता है कि बताओ, अब कुछ यहां तक क्लियर है, टाइम क्लियर है, रेंज क्लियर है, हाइट क्लियर है, मैक्सिमम हाइट क्लियर है, मैक्सिमम रेंज क्लियर है, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर है, मैक्सिमम और जनरल पे हमें एक रेशियो, टाइम पीरियड, रेंज और हाइट तीनों का देख लिया। तो बहुत कुछ आज की क्लास में हमने पढ़ा है। अब और चलो, अब इन तीनों से मिलाकर कैसे फॉर्मूले देगा, कैसे कंसेप्ट बनाएगा, वो आपसे कहेगा कि भाई प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई। देखो एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना। प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास यानी क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई, यानी कि मैक्सिमम हाइट और रेंज। मैक्सिमम रेंज नहीं कह रहा है, केवल रेंज। हाइट को मैक्सिमम कह रहा है और रेंज को केवल रेंज कह रहा है। इनके बीच में एक रिलेशन बताओ क्या होता है। तुम कहोगे कि देख भाई रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है वो है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। एक बच्चा कहेगा यार भैया मुझे कैसे पता लगेगा कि मैक्सिमम हाइट का यही फॉर्मूला लगाना है। देखो ये बहुत ज़्यादा ऐसा सवाल नहीं बनेंगे, ये एक ही सवाल है, एक कंसेप्ट है ऐसा, उसमें आपको याद रखना है कि मैक्सिमम हाइट का यही सूत्र लेंगे। क्यों लेंगे वो अभी आपको समझ आ जाएगा। अगर आप यहाँ से इसको हटा दोगे तो कोई रिलेशन ही नहीं बन पाएगा। रिलेशन केवल तभी संभव है जब आप इसको कर सकते हो। तो करिए आगे। आप कहोगे मैं क्या करूं, इन दोनों को ना डिवाइड कर दे रहा हूं। ठीक है, ये लो मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो जी से जी कट जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा। भैया जी ये बचेगा आर अपॉन एच मैक्सिमम, आर अपॉन एच मैक्सिमम बराबर साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। और ये 2 देखो सबसे ऊपर चला जाएगा, सबसे नीचे वाली चीज़ सबसे ऊपर चली जाती है यहाँ, और ये साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अब देखो ये एक साइन थीटा है, ये 2 साइन थीटा है, तो एक पावर कट जाएगी इससे, है ना। अब क्या बचेगा, आर अपॉन एच मैक्सिमम बराबर ये बचेगा 2 टू द 4, 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अरे भाई अपॉन में साइन थीटा, इसका उल्टा कर दो क्योंकि साइन बटे कॉस टेन होता है ना, मुझे टेन बनाना है, तो इधर भी उल्टा कर दो और इधर भी उल्टा कर दो। ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 4 कॉस थीटा। तो एच मैक्सिमम अपॉन आर बराबर साइन बटे कॉस तो टेन हो जाएगा, टेन थीटा और नीचे 4 हो जाएगा। तो आप ये देखो कि कैसे रिलेशन लिखा है हमने। मैं एक सेकंड रुक जाओ, आर बराबर निकाल लेते हैं क्या होगा। तो या तो आप ऐसे लिख लो कि भाई ये एक रिलेशन है, ठीक है, या यहाँ से आप एक डायरेक्टली रिलेशन भी लिख सकते हो। अगर हम इसी को फर्दर सॉल्व करें यहीं से कि आर अपॉन एच मैक्सिमम, भाई देखो ये रिलेशन मेरे सामने आ गया। अब यहाँ से टेन की फॉर्म में बना लो, चाहे कॉट की फॉर्म में बना लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे बना लो, जैसे पूछा हो ऑप्शन में। मान लो टेन की फॉर्म में पूछा हो तो ये बना लो, कॉट की फॉर्म में पूछा हो तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, 4 कॉट ऑफ थीटा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 4 एच मैक्सिमम और कॉट ऑफ थीटा। तो ये बात सबको समझ आई कि रेंज बराबर 4 एच कॉट थीटा, रेंज बराबर 4 एच कॉट थीटा। ये एक रिलेशन यहाँ से बड़ा अच्छा निकल के आ जाता है, चाहे टेन की फॉर्म में पढ़ो चाहे कॉट की फॉर्म में पढ़ो। अब इसको टेन की फॉर्म में पढ़ना चाहो तो कर लो भाई, इसका उल्टा करके टेन की फॉर्म में निकाल लो, वो भी कोई तोप चीज़ नहीं है, कर लेंगे बड़े आराम से। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो आपसे एक बात पूछेगा, एक सवाल देगा कि यदि आर जो है अधिकतम ऊंचाई का एन गुना हो, ये तो समझ में आ गया। अब वो एक सवाल देगा कि बता भाई अगर आर जो है वो
n गुना है अधिकतम ऊंचाई का मैक्सिमम हाइट का, ठीक है। तो आपसे थीटा की वैल्यू पूछेगा, तो इसका इस्तेमाल करके हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो यहां पर हमने क्या माना था कि भाई r जो है वो किसके बराबर है, हमने ये माना h मैक्सिमम के बराबर है, r बराबर h मैक्सिमम, ठीक है। अब इसको इससे रिलेट करो, कैसे करोगे? क्या मुझे इसमें कहीं n नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है, n नजर आ रहा है। कहाँ नजर आता है n? मुझे नजर आता है अगर मैं यहां पर एक की गुणा कर दूं तो ये n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। यानी कि ये कोई फॉर्मूला रहा है जिसमें मैंने n की वैल्यू को 1 रख दिया था, है ना। ये चलो ऐसे भी अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, अगर ऐसे भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लो कि थीटा, इसका एक फॉर्मूला याद रख लो डायरेक्टली, कि जब भी ये कंडीशन दे तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 4/n, ये निकल यहीं से रहा है। जब भी r बराबर h मैक्सिमम का n गुना हो तो फॉर्मूला याद रखो, थीटा बराबर टेन इनवर्स 4/n। तुम कहोगे ये कहाँ से आया? देखो ये यहाँ से आया। अगर मैं इसको टेन की फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा? देखो ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं, r/4h बराबर कॉट थीटा, और सिंपल मुझे टेन की फॉर्म में लिखना है तो इसका उल्टा कर दो। भाई कॉट का उल्टा तो टेन हो जाएगा, टेन, और इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 4h/r, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो तुम कि ये हो गया आपका थीटा बराबर टेन इनवर्स और 4h/r, ये मेरे पास एक फॉर्मूला हो गया। और अब देखो यहां पर लगा दो आप n, ये फॉर्मूला हो जाएगा एग्जैक्टली वैसे तो ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास कि थीटा बराबर टेन इनवर्स 4h/rn। चाहो तो इसको ऐसे लगा दो कि 4h/n इंटू आर, ऐसे लगा। अब बताओ, अब आया आपको समझ में कि ये फॉर्मूले को हमने इस तरीके से डिजाइन कर लिया कि थीटा बराबर टेन इनवर्स 4h/rn, बस कहानी खत्म। थीटा बराबर टेन इनवर्स 4h/rn। अब वो किसी को भी कितना गुना कहे इस फॉर्मूले में रखूंगा और निकाल लूंगा। वो कह रहा है कि r जो है इसका n गुना है, तो n गुना है तो बस n छोड़ दो इसको। यहां वो कोई संख्या दे दे, जैसे वो कहे, या मान लो वो ऐसे कहे कि भाई r जो है वो 4 गुना है। कितना गुना है? r जो है वो 4 गुना है, यानी कि r की जगह हम 4 इंटू एच मैक्सिमम रख सकते हैं। या एक काम करो ना, इसको एन वैन क्यों रख रहे हो? चलो तुम्हें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा इस तरीके से। क्या आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं बिल्कुल वेरी सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलो एक बार शुरू से देखते हैं और मुझे बताओ कि ठीक है भाई, यहाँ तक भैया मेरी कहानी समझ में आ गई थी, लेकिन यार इसके बाद कुछ कुछ गड़बड़ हो गई है, तो मेरी समझ से बाहर बात चली गई है। देखो एन वैन का चक्कर छोड़ो यार, क्या जरूरत है एन वैन की। ये मेरे को समझ में आ गया कि r बराबर 4h कॉट थीटा। मैंने एन वैन छोड़ो चक्कर, मुझे ये समझ में आ गया कि r बराबर 4h कॉट थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक बार फटाफट थम्स अप करो, हाँ जी क्लियर है। अब वो आपसे कहेगा, चलो एक सवाल ही करके दिखा देता हूं मैं तुम्हें, कहा कहानी में चक्कर में पड़ना यार। वो कहेगा, सवाल में कहेगा कि बताओ जो r है वो अधिकतम ऊंचाई का n गुना है। जो r है, मान लो उसने दिया कि r जो है वो 4 गुना है किसका? अधिकतम ऊंचाई का, h मैक्सिमम का। ये सवाल दिया है आपको, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सवाल दे रहा है कि वो रेंज जो है h मैक्सिमम का 4 गुना है, तो थीटा की वैल्यू बताओ। अरे सिंपल इसमें पुट कर दो यार, r बराबर 4 इंटू एच मैक्सिमम। तो r की जगह रख दो, इस फॉर्मूले में r की जगह रख दो 4 इंटू एच मैक्सिमम, खत्म कहानी, ठीक है। और हमारा ये h मैक्सिमम ही होता है, हम इसको बस h लिख रहे हैं, खत्म यार, कितना लफड़े में पड़ना है। h इससे ये कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। बताओ थीटा कॉट में 1 कितने की वैल्यू होती है यार? 45 डिग्री की वैल्यू होती है, खत्म, नील हो गया काम। काहे एन वेन के चक्कर में पढ़ना यार। सही है, ऐसा कोई भी सवाल आ जाएगी इतने गुना है तो उसको सॉल्व करके उत्तर निकाल दोगे, एन वेन का चक्कर छोड़ो। ये लो, मैंने भी सोचा था कि एन वेन से थोड़ा सा आसान होगा, बट मुझे तो लग रहा है मुश्किल ही होगा। इसको मैं उल्टा हटा देता हूँ, हटाओ, ये लो, एन वाला चक्कर ही मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब चलो दूसरा सवाल उसने ये दिया, मान लो हमसे दूसरा सवाल कहा कि भाई अब बता, अगर एग्जाम्पल दिया, अगर रेंज जो है वो मैक्सिमम हाइट के बराबर हो,
तो थीटा कितना होगा, तो यही तो फॉर्मूला है आर और एच का। अब वो कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, आर की जगह आप क्या रख सकते हो, एच मैक्सिमम रख सकते हो, तो यहाँ रख दो एच मैक्सिमम। और ये भी क्या है, ये भी एच मैक्सिमम है, 4h मैक्सिमम कॉट ऑफ थीटा। तो एच मैक्सिमम से एच मैक्सिमम कट जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 बराबर कॉट थीटा। अब यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/4। अब यार हमें तो नहीं पता कॉट की 1/4 वैल्यू कितनी होती है, तो इसको सीधा सीधा याद रखो कि कॉट इनवर्स 1/4 होता है 76 डिग्री। तो आप ये डायरेक्टली याद रखो कि जब ये दोनों बराबर होंगे कितने डिग्री के एंगल पे, 76 डिग्री के एंगल पे। इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद रखो। बहुत सारी वैल्यूज हमें कुछ कुछ याद रखनी पड़ती है ना, तो उनमें से एक वैल्यू ये है कि इस तरह से हम वैल्यू पुट करेंगे, निकाल लेंगे। तो इसको डायरेक्टली रट्टा मानने की जरूरत ही क्यों है, हालांकि मैंने यहाँ फैक्ट बनाकर लिखा है, लेकिन क्यों हम लिखे हैं यार, छोड़ो इसको भी हटा देता हूँ मैं। ये सब एयरफोर्स के आए हुए सवाल है। देखो ये तो कितनी बार आया है कि आर, मैंने दोनों करवा दिए, आर बराबर एच हो या आर बराबर 4h हो, तो थीटा कितना होता है आपका, एक बार 45 डिग्री, एक बार 76 डिग्री। ये 19, 22, 23, 24 सब में आया हुआ सवाल है। मैं इसको एक ही फॉर्मूले से कर सकता हूं कि आर बराबर 4h कॉट थीटा, बस। कोई दूसरा फॉर्मूला याद ही मत रखो, खत्म कहानी। जितना कम से कम याद रखोगे उतना चीजों के सही होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होंगे। ठीक है, चलो ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है। तो आज की कहानी को यहीं विराम देता हूं, और कल भी हम इसी को पढ़ेंगे। थोड़ा सा अभी प्रोजेक्टाइल में बचा हुआ है, और ये बचा हुआ है प्रोजेक्टाइल की एनर्जी, ऊर्जा। तो मेरे भैया मेरे बहनों, आपने देख लिया होगा कि हम कितना बारीकी और कितना गहराई तक चल रहे हैं। इसके बाद तो एयरफोर्स में कुछ भी नहीं बचता, और साथ के साथ मैं आपको एयरफोर्स के आए हुए सवाल भी करवा रहा हूँ। तो मतलब एकदम से ना मज़ा ही आपको आ जाएगा। अच्छे से इसको रिवाइज करो, हर एक कंसेप्ट को पढ़ो, चीज़ों को कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट करने की, हर चीज़ को रटने से बचो, क्योंकि ज़्यादा जितना डेटा होगा उतना कम याद हो पाएगा आपको। जितना कम डेटा होगा उतना अच्छा याद हो पाएगा, और चीज़ें भी उससे मजबूत बनती हैं बाकी जो उससे निकल के आ रही हैं। एक चीज़ जब मुझे अच्छे से पता है, जब मुझे इस फॉर्मूले में मास्टरी हो गई, ये फॉर्मूला में मैंने मास्टरी कर ली, तो इन चीज़ों को निकालने में क्या दिक्कत है, कोई गड़बड़ होने के चांसेस ही नहीं है। चलो सभी को मज़ा आया, बहुत सारा प्यार आपका। अब बच्चों रिवीजन सभी करते रहना भाई, रात को सोते समय रिवीजन सभी को करना है। चलिए अब कल मिलेंगे, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।